पता चल रहा है। ये वर्ड कार्डियो और वेस्कुलर, मतलब इसमें आज हम किन बीमारियों के मतलब बात करेंगे? दैट विल बी रिलेटेड टू हार्ट एंड वेस्कुलर रिलेटेड टू ब्लड वेसल्स। अब बेटे ये जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ होती हैं, ये बेसिकली इनके काज जो हैं वो आपकी बढ़ती हुई उम्र, आपकी डायबिटीज़, आपकी डाइट। अब डाइट के वर्ड मैंने क्यों इस्तेमाल किया? जब आप ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल वाली, चिकनाई वाली चीज़ें खाएंगे जिसमें बैड कोलेस्ट्रॉल जो है वो ज़्यादा होगा, या जिसमें ट्राइग्लिसराइड्स जो हैं वो ज़्यादा होंगे, तो वो इन बीमारियों का बाइस बनेगी। मतलब तली हुई चीज़ें ज़्यादा खाना, आपका लैक ऑफ एक्सरसाइज, या आप कह लो सीडेंट्री लाइफस्टाइल। खा लिया पी लिया बैठ के, जितना खाया उस लिहाज से कैलोरीज बर्न नहीं की, फिज़िकल वर्कआउट नहीं है, तो ये जो काजेज़ हैं जनरली ये कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स का बायस बनते हैं। अब बेटे आपके लेवल पर हमने दो डिजीज़ जो हैं वो डिस्कस करनी है, जिसमें एक का ताल्लुक ब्लड वेसल से होगा और दूसरी जो है उसका ताल्लुक आपके हार्ट से होगा। अब वेसल्स की डिजीज़ जो है बेटे हम नाम देते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस, और वेसल्स की ही दूसरी डिजीज़ जो है उसको हम नाम देते हैं आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। ये जो बेटे नाम लिखे हैं मैंने, दीज आर दी डिजीज़ ऑफ ब्लड वेसल्स। अब बेटे आम तौर पे क्या होता है, हमारी आर्टरीज या वेन्स जो हैं वो एक मखसूस बोर साइज़ उनका होता है, मखसूस ल्यूमेन होता है उनका। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक ब्लड वेसल है और ये इसका ल्यूमेन है जिसके अंदर ब्लड जो है वो फ्लो कर रहा है। अब चूंकि ये स्मूथ मसल्स की बनी होती हैं, स्मूथ मसल्स की बनी होने की वजह से इनमें एबिलिटी होती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं, ये एक्सपेंड कर सकती हैं, कि जब ब्लड इनमें से गुजरता है, पंप करता है हार्ट, तो तब प्रेशर ज़्यादा होता है, तो तब ये थोड़ा एक्सपेंड कर जाती हैं ताकि ब्लड जो है वो इनसे आसानी से गुजर सके। इसलिए हमें इनमें रुकावट जो है वो आप कह लो कि बियरेबल नहीं है। ब्लड फ्लो जितना आसानी से होगा टिश्यूज़ तक उतनी आसानी से पहुंचेगा, हमारे टिश्यूज़ जो हैं उतना अच्छा मेटाबॉलिज्म करते रहेंगे, गैसेस उन तक उतनी अच्छी पहुंचती रहेंगी, वेस्ट मटेरियल्स उतने अच्छे उनमें से बाहर निकलते रहेंगे, मतलब आपके तमाम ऑर्गन्स जो हैं वो सेहतमंद रहेंगे। अब बेटे इस डिज़ीज़ में क्या होता है, इस डिज़ीज़ में देयर विल बी एक्यूमुलेशन ऑफ फैट्स विद इन द ल्यूमेन ऑफ ब्लड वेसल्स, कि ये जो ब्लड वेसल्स हैं इनके अंदर आहिस्ता आहिस्ता फैट्स जो हैं वो जमना शुरू हो जाती हैं। अब जब इनके ऊपर फैट्स जमना शुरू हो गई, इनका ल्यूमेन साइज क्या हो रहा है, तंग होता जा रहा है। अब इन फैट्स में भी आप पहले भी मैं कह चुका कि कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स कोलेस्ट्रॉल जो है उसको हम कहते हैं एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, और ट्राइग्लिसराइड्स।
अब ये इनके अंदर डिपॉजिट होना शुरू हो गए। जब डिपॉजिट होना शुरू हो गए, ल्यूमेन साइज छोटा होना शुरू हो गया। अब ब्लड तो वही है जो पहले ऑलरेडी आपके अंदर मौजूद है, 5 से 6 लीटर, वो तो कम नहीं हुआ। अब वही एग्जाम्पल कि जब एक चौड़े ल्यूमेन वाले पाइप में से पानी गुजरता है उसका प्रेशर कम होता है, लेकिन जब ल्यूमेन साइज हम बारीक साइज का पाइप लगा देते हैं उतने ही पानी का प्रेशर जो है वो क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। अब इसमें से जब ब्लड गुजरेगा तो अब सर प्रेशर जो है उसका ज़्यादा हो चुका होगा। तो ये जो केसेस हैं इनमें हाइपरटेंशन भी आती है। फिर हाइपरटेंशन से मुराद हाई ब्लड प्रेशर। अब इस डिपॉजिट की वजह से पहले कोलेस्ट्रॉल जमा, वो प्राइमरी कंट्रीब्यूटर के तौर पर एक्ट करता है। फिर उसके ऊपर और मादे जमना शुरू हो जाते हैं, जैसा कि फिब्रिन। फिब्रिन एक प्रोटीन है, वो इसके ऊपर जमना शुरू हो जाती है। अब इन वेसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन पहले जैसे रहेगी। अब ये वेसल्स पहले जैसी कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड जो है वो नहीं कर सकती। मतलब आप कह लें कि देयर विल बी रिटार्डेशन इन एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। अब जब बेटे उनका काम ही सही नहीं हो रहा तो अब उनका जो नतीजे में होने वाले फंक्शंस हैं वो भी सही परफॉर्म नहीं होंगे। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल जम गया, फिब्रिन जमता चला गया, ब्लड वेसल्स पहले की निस्बत ना एक्सपेंड हो पा रही हैं ना कॉन्ट्रैक्ट हो पा रही हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता इनके ऊपर ब्लड क्लॉट्स जो हैं वो जमने शुरू हो जाएंगे। मतलब ब्लड सेल्स इनके ऊपर जमना शुरू हो जाएंगे। अब ये जो ब्लड सेल इसके ऊपर क्लॉट बन रहा है जिसमें प्लेटलेट्स भी शामिल हैं, आपके रेड ब्लड सेल्स भी शामिल हैं, वो फिब्रिन जो थी वो भी क्लॉट बनाने में रोल प्ले करने वाली एक प्रोटीन थी, क्लॉट एक्टिवेटर के तौर पे मौजूद थी। अब ये क्लॉट्स जगह जगह पे भी बन सकते हैं, किसी एक ही जगह पे बड़ा क्लॉट भी बन सकता है। तो इनको हम कहते हैं कि ये प्लेक्स बन गए। ये क्या बन गए? प्लेक्स बन गए। अब ये जो प्लेक्स हैं बेटे, अब ये ब्लड सप्लाई जो है अगली उसको रोकना शुरू कर देंगे। ये प्लेक्स बेसिकली पहले कोलेस्ट्रॉल के ही बड़े डिपॉजिट्स होते हैं। ये प्लेक्स क्या है? बेसिकली पहले कोलेस्ट्रॉल के ही बड़े डिपॉजिट, ऊपर फिब्रिन कुछ ना कुछ हद तक मौजूद उसके। लेकिन ये प्लेक्स जब इनके ऊपर फिब्रिन एक ख़ास मिकदार में जमा हो जाती है, ये प्लेटलेट्स और रेड ब्लड सेल्स को भी अपने साथ एंगेज कर लेते हैं। अब जब ब्लड क्लॉट भी यहाँ पे होना शुरू हो गया, अब ये एक नई शक्ल इख्तियार कर लेता है जिसको हम कहते हैं थ्रोम्बस। अब ये बेटे क्या कहलाएगा? अब थ्रोम्बस के अगर हम कंट्रीब्यूटर्स की बात करें, कंट्रीब्यूटर्स की बात सुने तो उनके ऊपर ब्लड सेल्स भी मौजूद, प्लेटलेट्स भी मौजूद, उनके ऊपर कोलेस्ट्रॉल भी मौजूद, उनके ऊपर फिब्रिन भी मौजूद। अब ये एक बड़ा आपके पास डिपॉजिट बन गया। अब ये जो थ्रोम्बस है दैट मे रिमेन अटैच्ड टू द ब्लड वेसल, ये उसी वेसल के साथ जुड़ा रह सकता है, या ये यहां से डिसलॉज होगा, उतरेगा और ये आपकी वेसल्स के अंदर घूमना फिरना शुरू कर देगा। अब जब ये उतर गया, ये थ्रोम्बस उस जगह से डिसलॉज हो गया, अब ये नाम कहलाता है इसका एम्बोलस। अब इसे हम क्या कहेंगे? एम्बोलस। अब ये मोबाइल हो गया, अब ये घूमना फिरना शुरू कर दिया। जब ये इस बोर साइज की या इस ल्यूमेन वाली वेसल के अंदर मौजूद है तो कोई बात नहीं, ये घूम फिर लेगा। लेकिन जब ये डिवाइड होगी और ये वेसल पहले से तंग हो गई, अब ये एम्बोलस जो है वो अगर इस वेसल में आ जाए
तो अब ये इसमें से गुजर सकेगा। अब जब ये खुद इसमें से नहीं गुजर सकेगा तो ब्लड को गुजरने देगा यहां से। तो सर इससे अगला हिस्सा जिसको ये आर्टरी या वेन या आपकी कैपिलरी ब्लड सप्लाई दे रही है वो पहुंच पाएगी उन तक? जब नहीं पहुंच पाएगी तो नतीजतन क्या होगा, उस हिस्से को वो वाली आर्टरी या वेसल या वेन सप्लाई नहीं दे रही, बाकी कोई और देगी किसी हद तक, क्योंकि अल्लाह ताला ने अल्टरनेटिव निज़ाम रखे हुए हैं। लेकिन उस हिस्से को वो एफिशिएंटली या वो एफिशिएंसी जो है वो उसमें जाहिर नहीं हो सकेगी, वो सप्लाई, वो न्यूट्रिएंट्स, वो गैसेस जो हैं वो प्रोवाइड नहीं हो सकेगी। अब ये तो होगी हमारी एथ्रोसेक्लेरोसिस। जब इस एथ्रोसेक्लेरोसिस को अनट्रीटेड छोड़ा जाता है, अनट्रीटेड छोड़ने से मुराद ना आप एहतियात कर रहे हो खुराक में, ना आप एक्सरसाइज की तरफ जा रहे हो, ना आप इसके अगेंस्ट कोई मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हो कि ये आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल जो हैं वो कम हो, तो तब आहिस्ता आहिस्ता इन सब के साथ साथ कैल्शियम भी डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। मतलब अब क्या होगा, अब वहां पे प्राइमरी कंट्रीब्यूटर आपका कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल के ऊपर फिब्रिन, फिब्रिन के ऊपर कैल्शियम जो है उसकी डेपोजिशन होना शुरू हो जाती है। अब ये वाला जो कंट्रीब्यूटर है कैल्शियम वाला, ये आपको पता है सर कि इट इज यूज्ड इन द हार्डनिंग ऑफ टिश्यूज। हड्डियों में कैल्शियम जमा होता है तो क्या करता है, उन्हें सख्त करता है। दांतों में कैल्शियम जमा होता है तो क्या करता है, उन्हें सख्त करने में। अब जब ये ब्लड वेसल्स के अंदर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा तो क्या होगा, देयर विल बी हार्डनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स। अब ये जो बीमारी है बेटे, इसको हम नाम देते हैं आर्टीरियोसेक्लेरोसिस। अब उसमें वो बाकी एबिलिटी जो थोड़ी बहुत रह गई थी एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन की, वो भी खत्म हो जाएंगी। ये होगी कब, जब आपकी एथ्रोसेक्लेरोसिस जो है वो अनट्रीटेड है और उसको आप किसी भी तरीके से मिनिमाइज करने की कोशिश नहीं कर रहे, देन इट विल लीड टू आर्टीरियोसेक्लेरोसिस, और वो आपकी वेसल जो हैं वो सख्त हो जाएंगी और इवन आपको ऑर्गन मूव करने में भी वो डिस्कम्फर्ट फील होगी, दर्द महसूस होगा। अब ये तो हमारी डिजीज होगी जो ड्यू टू ब्लॉकेज और ड्यू टू रिटार्डेशन ऑफ ब्लड सप्लाई और ड्यू टू द ब्लड वेसल्स। अब बेटे दूसरी बीमारी जो हमने कहा कि रिलेटेड टू हार्ट, अब इसको हम नाम देते हैं मायोकार्डियल इंफार्क्शन। हार्ट अटैक का नाम सुना होगा, सुना है? अब मायोकार्डियल इंफार्क्शन जो है हार्ट अटैक को कहते हैं। अब बेटे अगर हम इन टर्म्स का मतलब देखें, मायो मीन मसल्स, कार्डियल रिलेटेड टू हार्ट, इंफार्क्शन डेथ। अब अगर इस सब मतलब को मिला दें हम तो हमारे पास इसकी डेफिनेशन बन जाती है, डेथ ऑफ हार्ट मसल्स। हार्ट मसल्स की डेथ हो जाना, दैट इज कॉल्ड मायोकार्डियल इंफार्क्शन। बेटे हमने देखा था कि ये अगर हमारा हार्ट है तो इसको भी ब्लड सप्लाई की ज़रूरत होती है, ऐसे ही। अब ये वाली जो ब्लड सप्लाई थी वो किन के ज़रिए की जा रही थी, कोरोनरी आर्टरीज एंड वेन्स। मतलब कोरोनरी आर्टरीज और वेन्स जो थी वो इनको न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड कर रही थी, गैसेस भी प्रोवाइड कर रही थी, वेस्ट मटेरियल भी इनसे लेके जा रही थी। अब बेटे
ये सारी हमारी करतूतों की वजह से, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, तली हुई चिकनाई वाली चीज़ें इस्तेमाल करना, जो हमने खाया उसको बर्न ना करना, तो इनके अंदर भी तो फैट डिपॉजिट्स होते होंगे। कोरोनरी आर्टरीज जो हैं इनकी ब्लॉकेज भी होती है। अब फॉर एग्जांपल ये वाली जो आपकी आर्टरी है, कोरोनरी आर्टरी, इतने हिस्से को ब्लड सप्लाई दे रही है, गैसेस दे रही है, न्यूट्रिएंट्स दे रही है। अगर इसमें यहां पर इस लेवल पर ब्लॉकेज आ जाए, अब अगले इस हार्ट मसल्स को सप्लाई मिल सकती है? सब कुछ मिलना बंद हो गया। नतीजतन क्या होगा, इतना हिस्सा जो है वो अपना काम जो है वो परफॉर्म करना छोड़ देगा, इतने हिस्से की डेथ हो जाएगी। अब ये जो डेथ है हार्ट मसल, यूनियन लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक सेंटर अब आपको किसी भी किस्म के टेस्ट के लिए लाहौर, मुल्तान, कराची या किसी भी बड़े शहर जाने की जरूरत नहीं। अब मियां चन्नू में ही वही मयार आपकी दहलीज पर मुयस्सर है। लेबोरेटरी की नुमाया खसूसियात, जदीद मशीनरी, स्टेरिलाइज्ड और कुशादा माहौल, कैलिब्रेन और क्वालिटी कंट्रोल, आला तालीम याफ्ता और मुस्तनद पैथोलॉजिस्ट और लैब टेक्नोलॉजिस्ट की जेरे निगरानी, जहां पर शुगर, गुर्दे, जिगर, दिल, कोलेस्ट्रॉल, पित्ना, पेशाब, हेपेटाइटिस, यरकान, औरतों और मर्दों की पोशीदा अमराज से मुतल्लिका तमाम टेस्ट इंतहाई मुनासिब फीस में किए जाते हैं। बैरून मुल्क जाने के लिए आरजी मेडिकल टेस्ट के लिए तशरीफ लाएं। घर से सैंपल कलेक्शन की सहूलत भी दस्तयाब है। जदीद तरीन पैथोलॉजी लैब को दुनिया के बेहतरीन आलात से आरास्ता किया गया है। यहाँ पे तकरीबन लेटेस्ट इक्विपमेंट पैथोलॉजी के सारे हैं। यहाँ पे ये है कि एक्यूट इमरजेंसी में जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं कार्डियक सर्जरी में, उसके अलावा बाकी कोई एक्सीडेंटल केस ऐसे हैं उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। बेसिक जो हमारे टेस्ट हैं उनके अलावा स्पेशल टेस्ट, हार्मोन एनालिसिस, उसके बाद इनके ट्यूमर माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट, तो तकरीबन सब फील्डों को यहाँ पे कवर कर। यूनियन लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, महर मोहम्मद नईम, लेबोरेटरी मैनेजर, बायोकेमिस्ट, लैब टेक्नोलॉजिस्ट, एमएससी बायोकेमिस्ट्री, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, बीएससी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, शेख ज़ायद हॉस्पिटल, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर। उसको सुपरवाइज करते हैं और हमारी जो इक्विपमेंट है लैब में वो सेकंड टू नन, टॉप क्लास। फोन 065-266-2586, 0333-455-7586। दैट इज कॉल्ड मायोकार्डियल इन्फाक्शन। अब ये इन्फाक्शन जो है या ये एरिया की हार्ट मसल्स की जो टिश्यूज की डेथ है वो डिपेंड करता है किस लेवल की आर्टरी में ब्लॉकेज आई है। चूंकि हमने देखा कि ये आर्टरी बड़ी, इस बड़ी आर्टरी से छोटी आर्टरीज निकल रही हैं, इन छोटी आर्टरीज से मजीद आगे छोटी आर्टरीज जो हैं वो बन रही हैं। अब अगर बेटे ब्लॉकेज छोटी है, वो इस लेवल तक पहुंच गई, ये जिसको सप्लाई कर रही है वो बंद होगा, वो हिस्सा अपना काम करना छोड़ेगा। और अगर ब्लॉकेज बड़ी है, वो यहां पर आ गई, अब ये अगले जितने हिस्से को इसकी ब्रांचेस सप्लाई दे रही हैं, क्या होगी? सप्लाई बंद हो जाएगी। अब आपने ऑब्जर्व किया होगा या सुना होगा, एक बंदे को एक ही दफा हार्ट अटैक हुआ, वो मर गया, उसकी डेथ हो गई। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह है कि उसकी किसी मेजर आर्टरी के अंदर, कोरोनरी आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज आई, उसकी सप्लाई अगले हिस्से को बंद हो गई, डेथ हो गई, हार्ट मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होना बंद हो गए। अगर बाज बंदों को एक अटैक आया फिर बच गए, दूसरा अटैक आया फिर बच गए, तीसरा अटैक आया,
तो सर उनके किसी छोटी कोरोनरी आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज आती है। अब जब छोटी आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज आई है तो जितने हिस्से को उसने सप्लाई देनी थी उतने हिस्से की डेथ हुई, बाकी हार्ट जो है वो उसका भी काम कर रहा है। अच्छा जी, अब बेटे इसका पता कैसे चलता है? व्हाट आर दी सिम्टम्स ऑफ हार्ट अटैक? सर सबसे पहले पेन इन द लेफ्ट साइड ऑफ चेस्ट। आपकी चेस्ट कैविटी में आपकी लेफ्ट साइड पर पेन महसूस होती है। देयर विल बी चेस्ट टाइटनेस। आपको ऐसा महसूस होगा कि आपकी छाती में खिंचाव है। देयर विल बी लेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, या आप दूसरे लफ्जों में आप कह लो कि आपको सांस की तंगी महसूस होगी। आपको ऐसा महसूस होगा कि सांस नहीं आ रहा। आपकी चेस्ट के ऊपर प्रेशर है, जैसे किसी ने दबोचा हुआ है, आपको इस तरह से महसूस होगा। ये जो लेफ्ट साइड की पेन है बेटे, अगर माइनर अटैक है काबिल बर्दाश्त हो सकती है। अगर वो ज़रा शिद्दत वाला अटैक है तो फिर ये जो पेन होती है इट कैन रेडिएट, ये फैल सकती है टुवर्ड्स लेफ्ट आर्म, आपके बाजू की जानिब, बैक साइड ऑफ द हार्ट, आपकी कमर जो है इसी लेफ्ट साइड पर पीछे की जानिब महसूस हो सकती है। बैक साइड ऑफ योर चेस्ट, आपकी लेफ्ट लेग, इसमें दर्द महसूस हो सकती है। रेडिएट, रेडिएट का मतलब फैलती हुई महसूस होती है। एंड योर लेफ्ट जॉ, आपके ये जो बाईं साइड का जबड़ा है इसमें आपको दर्द, मतलब यहां पे हो रही है, इस तरफ जाती हुई महसूस हो सकती है, इस तरफ जाती हुई महसूस हो सकती है, आपकी टांग की तरफ, और आपके हार्ट के बिल्कुल पिछली साइड पे कमर में ये दर्द जो है आपको महसूस हो सकती है। अब बेटे अगर ये सिम्टम्स आ रही हैं तो इट इज अ मेडिकल इमरजेंसी। तो ये एक मेडिकल इमरजेंसी है, आपको फौरन कांटेक्ट करना चाहिए अपने नियरर जो कोई भी हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर है। अच्छा जी, अब बाज़ औक़ात फौरन से डेथ हो जाती है, ठीक हो गया। वो वजह यही है कि आपकी मेजर किसी आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज आ गई जिसकी वजह से डेथ होगी। बाज़ औक़ात ये सिम्टम्स आती हैं। अच्छा, अब पेन का मैं ज़रा एक और बता दूं, 1/4 हार्ट अटैक्स ऐसे होते हैं जिनमें देयर इज नो पेन, जिनमें दर्द नहीं होती, लेकिन वो 4 में से 1। और वो कौन लोग होते हैं? ज़्यादातर वो लोग होते हैं जिनको पहले से डायबिटीज़ की बीमारी है। जो डायबिटिक होते हैं उनको हार्ट अटैक की पेन महसूस नहीं होती, लेकिन बाकी ये जो सिम्टम्स हैं, चेस्ट टाइटनेस का, सांस की दुश्वारी का, प्रेशर ऑन द चेस्ट, कंजेशन इन द चेस्ट, वो सब कुछ महसूस होता है। अच्छा जी, अब बेटे अगर ये कंडीशंस हो रही हैं तो इसमें अब किया क्या जाता है, करना क्या चाहिए, या इसका ट्रीटमेंट रेमेडी क्या होनी चाहिए? सर सबसे पहले तो एस्प्रीन वो जो है वो देनी चाहिए, जैसे आपके पास डिस्प्रीन के नाम से टैबलेट है, ठीक हो गया। फिर जुबान के नीचे सबलिंगुअली, उसको हम कहते हैं सबलिंगुअल, जुबान के नीचे जो है वो रखा जाता है ग्लिसरल ट्राइनाइट्रेट।
जिसको ये तो है जस्ट उसको एट दैट टाइम रिलीफ देने के लिए, लेकिन ये आपने ब्लॉकेज का हल नहीं किया। अब ब्लॉकेज के हल के लिए हमारे पास दो तरह की टेक्निक्स हैं। एक हम नाम देते हैं एंजियोप्लास्टी और दूसरी होती है हमारा हार्ट बाईपास। अब एंजियोप्लास्टी क्या है? अब एंजियोप्लास्टी में ये अगर हमारी एक आर्टरी है और ये इसके अंदर ब्लॉकेज है, हमने इसको मैकेनिकली वाइड कर देना है, मैकेनिकली इसको ज्यादा खुला कर देना है। वो किस तरह से? स्टंट का नाम सुना है कि जी उसको स्टंट डाले गए। वो स्टंट बेसिकली क्या होते हैं? वो एक स्पेशल प्लास्टिक के बने हुए ही आप कह लो मटेरियल्स होते हैं, जो वेसल पिचकने की वजह से ब्लॉकेज हो गई या आपके ये एम्बोलस जो है वो आके फंस गया, क्लॉट आके फंस गया, उसकी वजह से आर्टरी को मैकेनिकली और थोड़ा सा खोल दिया जाता है। अब जब ये पहले से ज्यादा खुली हो जाएगी, अब ये आगे उसमें से गुजर जाता है। इस ब्लॉकेज को, इस क्लॉट को तोड़ने की भी कोशिश की जाती है। वो स्ट्रेप्टोकाइनेज के नाम से एसके इंजेक्शंस होते हैं, वो लगाए जाते हैं विद इन 48 आवर्स पेशेंट को, ताकि वो क्लॉट भी टूट जाए, डिसॉल्व हो जाए, ताकि आप बिल्कुल एक नॉर्मल पर्सन की तरह फिर से जिंदगी गुजार सके। क्लॉट टूटेगा, वेसल्स में से गुजरना शुरू हो जाएगा, रिलीफ मिलेगा। अब इस प्रोसेस को तो बेटे हम नाम देते हैं एंजियोप्लास्टी, जिसमें आपने मैकेनिकल वाइडनिंग की, आपने उसके अंदर कोई स्टंट डाल दिया, कोई शय ऐसी डाल दी जो वहां से उस ट्यूब को पहले से ज्यादा खोल देगी और खुला रखेगी, ताकि ब्लड फ्लो जो है उसमें से मुमकिन हो सके और अगले जो टिश्यूज हैं उनको, जो डेड हो गए उनको रिवाइव नहीं कर सकते, लेकिन अगले मजीद डेड ना हो, उनको सप्लाई मिलती रहे, तो वो आपकी एंजियोप्लास्टी जो है वो उसमें काम आती है। दूसरा तरीकेकार है हार्ट बाईपास। बाईपास का मतलब क्या होता है? अब आप कोई भी सिटी देख लें, एक मेन रोड होता है जीटी रोड, एक उसका बाईपास होता है। जैसे हम अपने सिटी के ही कह लें, ये फॉर एग्जांपल जीटी रोड है और एक इसका यहीं से आपको बाईपास मिलता है। अब ये वो लोग हैं जो सिटी से होके जाएंगे, ये वो लोग हैं जो सिटी के ऊपर से जा रहे हैं। अब यही टेक्निक जो है वो यहां पे अप्लाई की जाती है। ये आप समझो वो वेसल है जो खुदा ना खास्ता ब्लॉक होगी। अब इस वेसल ने जिस हिस्से को सप्लाई देनी थी वो सप्लाई बंद होगी। अब हमारे जिस्म के किसी और हिस्से से, टांग से, बाजू से, किसी भी और हिस्से से, जहां से फिजिशियन या सर्जन जो हैं, कार्डियक सर्जन, उनको बेहतर महसूस होता है, वो एक ब्लड वेसल लेते हैं, उसको ग्राफ्ट करते हैं यहां पर और यहां से ब्लॉकेज से अगले हिस्से तक। अब उन्होंने उस जगह को बाईपास कर दिया जो ब्लॉक थी। अब उससे क्या होगा? यहां से ब्लड इस वेसल के अंदर दाखिल होगा और वो अगले हिस्से को सप्लाई जो है वो देता रहेगा। दिस इज मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। अब इसी से मिलती जुलती बेटे एक और बीमारी है जिसको हम नाम देते हैं एंजाइना का। अब एंजाइना क्या है? एंजाइना में भी आपको थोड़ा सा चेस्ट पेन महसूस होता है। आपके ये जो सांस लेने में तंगी वो भी किसी हद तक होती है, इतनी स्वीयर नहीं होती, ना उतना स्वीयर दर्द होता है, लेकिन आपको आपकी लेफ्ट साइड वजनी महसूस होती है, वहां पर आपको हल्का सा हल्का दर्द महसूस होता है और कभी कभार सांस लेने में तंगी भी महसूस होती है। इस बीमारी को हम नाम देते हैं एंजाइना। अब ये क्लियर कट इंडिकेशन होती है कि आपकी कोरोनरी आर्टरीज के अंदर डिपॉजिट्स होना शुरू हो चुके हैं
ब्लड सप्लाई उतनी नहीं है जितनी उस हिस्से को सप्लाई होनी चाहिए। अगले कार्डियक मसल्स को उतना ऑक्सीजन, उतने न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे जितने मिलने चाहिए, जिसकी वजह से क्या होता है, आपको हल्की सी दर्द महसूस होती है, घंटी बज रही होती है। अगर उसको हम इग्नोर करेंगे, अनट्रीटेड छोड़ेंगे, तो दैट विल लीड टू द मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। कि अगर हम उसको नोटिस नहीं कर रहे और हम उस नोटिस पे मेडिकेशन नहीं की तरफ नहीं जा रहे या अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं कर रहे, तो दैट विल लीड टुवर्ड्स द मायोकार्डियल इन्फार्क्शन।